अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून 2022 है। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है और आज जुम्मे का दिन है। और जुम्मे का दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए अमूमन वोलेटाइल होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सी रीजंस होती हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं। आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, और साथ ऑलमोस्ट हर जुम्मे को ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं क्रिप्टो के, वो एक्सपायर होने होते हैं, तो उस वजह से भी क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होती है। लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स थी। एक तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने पिछले माह की जो सीपीआई रिपोर्ट है, महंगाई की जो शरह है, उस हवाले से रिपोर्ट दिया, गो के इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। 2.1% पिछले महीने वहाँ महंगाई में इजाफा हुआ है। अगर मंथ वाइज देखा जाए तो 0.20 जो है वो कमी आई है महंगाई में, अगर मंथ वाइज उसको वॉच किया जाए। अभी तकरीबन को मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टाइम को 5-6 बजे के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अमेरिका की एक सीपीए रिपोर्ट आनी है, पिछले माह की महंगाई का डाटा आना है, उसका शायद क्रिप्टो मार्केट के ऊपर शायद कोई इम्पैक्ट हो और मार्केट जो है आपको वोलाटाइल नजर आए। तो इस हवाले से आपने बड़ी केयरफुली ट्रेडिंग करनी है, अगर आज आप ट्रेडिंग का कोई इरादा रखते हैं। डूकॉन के हवाले से और टेरा के हवाले से अभी भी मार्केट में बहुत फड है, बहुत फियर एंड जो डाउट है, उस हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि जो टेरा के साबका एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि डू क्वान टेरा के क्रैश होने से पहले, लूना के क्रैश होने से पहले, हर माह तकरीबन $80 मिलियन किसी सीक्रेट वॉलेट में शिफ्ट कर रहा था। ये अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसका कोई मतलब ऐसा कोई अदालती हुक्म या कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्रिप्टो इनके जो टेरा के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके या तो बैठे हुए हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। तो ये चीज़ें जहन में रख के फिर आपने कोई फैसला करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जितनी सोशल मीडिया पे मुमकिन है, ये सारी की सारी फेक भी हों, जानबूझ के इनके प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने के लिए भी हों, चूंकि ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन ही है। और मेरा काम एज अ जर्नलिस्ट आपको जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे मुतल्लिक इन्फॉर्म करना है। तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये कोई मेरी तरफ से कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ब्लॉकवेयर, आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने कहा था कि कुछ इदारे ये कह रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस 2030 तक $1 मिलियन पर बीटीसी पर कॉइन जो है वो जा सकती है। और कुछ मैंने साथ जो थ्योरीज थी, जो मैंने स्टडी की, वो आपके साथ शेयर की थी। ये अभी ब्लॉकवेयर ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में बीटीसी के जो यूजर्स हैं वो तकरीबन तकरीबन यूं समझ लें कि जो ग्लोबल अडॉप्शन है पीटीसी की, वो 10% हो जाएगी। यानी अगर 7 बिलियन पॉपुलेशन होगी 2030 में, जो कि इससे ज्यादा होगी, अगर 7 बिलियन होती है तो उसका 10% तकरीबन मेरा ख्याल है 70 करोड़ जो है वो बीटीसी यूजर होगा। और इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन बीटीसी जो यूजर है, जो बीटीसी को यूज करने वाला है, वो गालबन मेरा ख्याल है 5 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज में है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और अभी 2022 का साल है। इन 8 सालों के अंदर जो है, अगर बीटीसी का यूजर 7-8 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ में चला जाता है, तो ये सारा यूजर, ये जो इतनी डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। क्योंकि अभी हर 10 मिनट बाद 6 बीटीसी मार्केट में आ रहा है। 2024 में ये कम हो के 3 हो जाएगा, फिर 2028 में कम हो गए 1.5 हो जाएगा हर 10 मिनट। तो सप्लाई आइंदा वक्त में कम होती जा रही है। और अगर ये ब्लॉकवेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बीटीसी का यूजर वाकईतन 70 करोड़ तक चला जाता है, तो यू कैन इमेजिन के जो पीछे दीगर थ्योरीज थी 2030 में बीटीसी की वैल्यू $1 मिलियन तक जाने की, उसमें कितनी जान नजर आ रही है। ये एक ट्रिपल ए वेबसाइट है जहां पे ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन का डाटा इन्होंने 2021 में रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त ग्लोबल अडॉप्शन यानी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 300 मिलियन, जो कि तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में किसी न किसी सतह में या किसी न किसी हद तक इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। और ये 2021 की रिपोर्ट थी। आज 2022 का भी छठा महीना चल रहा है। इसका मतलब है कि तकरीबन पिछले 7-8 माह में अगर ये क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ के 30 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ नहीं हुई, तो कम से कम 40 करोड़ लाजमी हुई होगी। मैं इस वजह से इतनी अडॉप्शन को इंक्रीज होता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितनी भी इंसानी तारीख में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आई हैं, जितने रेवोल्यूशंस आए हैं, उनमें क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा अडॉप्शन, सबसे ज्यादा जंगल में आग की तरह फैलने वाला अडॉप्शन है। तो ये जो मैं पीछे आपको
ब्लॉकवेयर की रिपोर्ट सिर्फ बीटीसी के हवाले से, वो जो रिपोर्ट है वो सिर्फ बीटीसी की अडॉप्शन है। ये ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन की बात है। यानी 2021 में ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें मैं पाकिस्तान का भी डाटा देख रहा था, 2021 में तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट किया, और ये 6 माह पहले की बात है। आप देखें 6-7-8 माह पहले, और अभी पाकिस्तानी जो है वो 10 लाख से भी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट, मेरा ख्याल है कोई 15-20 लाख लोगों ने तो लाजमी इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि इसका अभी लेटेस्ट कोई ऑन चेन एनालिसिस नहीं आया। तो असल दूसरा लफ्जों में मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ती है यानी क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई अगर कम होती है तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिनकी सप्लाई कम है उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट हो सकती हैं, जिनमें बीटीसी और इथेरियम जो है वो सरफहरिस्त है, और अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉप क्रिप्टो करेंसीज में शामिल होती हैं। अच्छा, दूसरा ये मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स, ये अमेरिका में एक माइनिंग कंपनी है। इनकी रिपोर्ट आई है कि इनके पास 10,000 बीटीसी होल्डिंग में पड़ा हुआ है, जो इन्होंने पिछले 2 सालों से अर्न किया है माइनिंग करके, और अभी तक उन्होंने सेल नहीं किया। इसमें 2-3 इसको मुख्तलिफ एंगल से मैं इस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज में फर्क ये होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क में जो नेटवर्क सपोर्टर्स होते हैं, जिन्होंने नेटवर्क को सपोर्ट करना होता है, उन्होंने अपनी एक्सपेंसेस को, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए या अपना मुनाफा कमाने के लिए वो जितना वो माइनिंग में अर्न करते हैं उन्होंने मार्केट में सेल करना होता है। यानी जो वो क्रिप्टो करेंसी जो प्रूफ ऑफ वर्क पे होती है, एक तो मार्केट में ताजर जो होते हैं वो उसको पंप और डंप कर रहे होते हैं, दूसरा उसके नेटवर्क सपोर्टर खुद उसको सेल करते हैं, क्योंकि ये माइनर जो नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं इनकी मजबूरी है कि जो इन्होंने अपने अखराजात या जो उन्होंने प्रॉफिट के लिए ये सेटअप लगाए होते हैं, उन्होंने मार्केट, तो जहां दीगर फैक्टर्स होते हैं उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को डंप करने के लिए, वहां ये माइनर्स भी बहुत रोल अदा करते हैं। तो अभी ये मैराथन जो है ये कह रहे हैं कि हमने 2020 से लेके अभी तक जितना भी बीटीसी माइन किया है वो बीटीसी अभी तक हमने सेल नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस मजीद पंप करे। जब मजीद पंप करेगी तो दीगर फैक्टर्स के साथ साथ इन्होंने भी बीटीसी की प्राइस को दोबारा डंप करना है। तो ये आपने जेहन में रखना है, ये सिर्फ एक कंपनी की मैं आपको बात बता रहा हूं, इनमें से बहुत से ऐसे माइनिंग कंपनीज होंगी जिन्होंने जो इंतजार कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस दोबारा जो है एक खास लेवल तक बढ़े, जो उन्होंने टारगेट सेट किया है, और वहां पे जाके वो सेल करेंगे। एक तो इस न्यूज को, इस इंफॉर्मेशन को देखने का ये एंगल है। दूसरा एंगल ये, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, जो कल परसों भी मैंने डिस्कस किया था, इन्होंने ये 10,000 बीटीसी माइन किया है। अभी जो इनकी रिपोर्ट है, तकरीबन इनके पास 19,000 माइनिंग मशीनें लगी हुई है। 19,000 माइनिंग मशीनें पिछले 2 साल से मुसलसल बिजली इस्तेमाल कर रही हैं, और मुसलसल बिजली इस्तेमाल करके ये सिर्फ 10,000 बीटीसी माइन कर चुके हैं। हालांकि अगर इनका एक माइनिंग मशीन एक ब्लॉक माइन करता है तो एक ब्लॉक माइन करने पे उनको 6 बीटीसी मिलता है। तो ये 19,000 बीटीसी 24/7 पिछले 2 साल से वर्क कर रहे हैं, तो जाके इन्होंने 10,000 बीटीसी माइन किया है। दूसरे लफ्जों में जो बिजली की कंजम्पशन है, इस हवाले से जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, नाकदीन है बीटीसी के, उनकी साउंड जो है उसमें बड़ा ज्यादा एक उनकी वॉल्यूम जो है वो साउंड हो जाती है। लेकिन बिटकॉइन जो मैक्सिमलिस्ट हैं उनकी एक अपनी अप्रोच है, टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता भी आ रहा हूं मैं। इसके अलावा अभी इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये एक मैं ट्वीट देख रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एस्टिमेट, यानी पूरी दुनिया में जो बिजली इस्तेमाल होती है 25,000 टेरावाट पर आवर। हमारे यहाँ मुल्क में जो लोड शेडिंग हर 8 घंटे हर रोज 8 घंटे से तकरीबन 12-14 घंटा होती है, तो हमारे यहाँ जो टोटल पूरे पाकिस्तान का यूज है तकरीबन 26,000-27,000 मेगावाट है। ये टेरावाट नहीं, मेगा के बाद फिर गैगा आता है, गैगा के बाद मेरा ख्याल है टेरा या हेक्सा आता है। तो ये ग्लोबल जो यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, वो 25,000 टेरा वाट पर आवर है, जिसमें बीटीसी सिर्फ और सिर्फ बकौल इसके सिर्फ और सिर्फ 204 टेरावाट पर आवर हर घंटे में, यानी जितनी पाकिस्तान को बिजली चाहिए उससे भी कई गुना ज्यादा पूरे ग्लोबली पूरी बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए बिजली चाहिए होती है हर घंटे में। अगर ग्लोबली देखा जाए तो वो 0.82% बनती है, और इथीरियम की तो उससे भी कम है। और इथीरियम ने जब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चले जाना, फिर तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होनी है इथीरियम की। तो इसके हवाले से जो नाकदीन है वो इसके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन
जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं उनकी अप्रोच, ये एक चार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें वो कहते हैं जी कि अगर बिटकॉइन बिजली आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है तो बिजली से ज़्यादा जो हमारी गोल्ड इंडस्ट्री है, गोल्ड को माइन करना, उसको रिफाइन करना, उसको ट्रैवलिंग करना, ये सारी कास्ट अगर देखी जाए तो बीटीसी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है सारा, जिसमें फियाट करेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्रिएशन, उसकी सिक्योरिटी, इस सारे के ऊपर जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है बैंकिंग सेक्टर, वो भी बिटकॉइन से ज्यादा है। दूसरे लफ्जों में जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है फिजाइया की, वो फिर ये जो हमारे समुद्रों में हमारे जो जहाँ फौजी होते हैं, वो जो सारी मरीन ट्रांसपोर्ट होती है, या हमारी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, फूड्स वगैरह की, फूड एंड सप्लाईज वगैरह की, उस पे एयर कंडीशन और घरों में जो पंखे हैं ग्लोबली अगर देखा जाए तो उसकी भी कंजप्शन इतनी ज्यादा है। तो क्या वो सारी कंजप्शन को अगर देखा जाए तो क्या वो चीजें हम बंद करें? ये बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट का कहना यह है कि अगर हम उन सब के साथ भी दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं तो बिटकॉइन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम छोड़ सकें। ठीक है, आगे जी मास्टर कार्ड की तरफ से बहुत बिग डेवलपमेंट आई है कि इन्होंने जितने एनएफटी मार्केट प्लेसेज हैं उनमें से कुछ ऐसे मार्केट प्लेसेज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब यह है कि कल कला अगर आपने उन मार्केट प्लेसेस पे जिन्होंने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करनी है, वहां से अगर आपने एनएफटी बाय और सेल करने हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि पहले आप बैंक के जरिए क्रिप्टो बाय करें और क्रिप्टो बाय करने के बाद आप एनएफटी पे दो दो जगह पे ट्रांजैक्शन फीसें पे करें। बराह रास्त आप मास्टर कार्ड फियाट करेंसी से बाइंग और सेलिंग कर सकेंगे। ये भी एक तरह की ग्लोबल अडॉप्शन और बिग बिग न्यूज है। ठीक है जी, आज के जो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन की तरफ आते हैं। मेरे से कल किसी ने पूछा कि सर ये बताएं, आप हमें कहते हैं फुल टाइम क्रिप्टो में नहीं देना, तो आप अपना बताएं। मैं भी वैसे तो और कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा। 2018 में जब खान साहब इक़्तिदार में आए तो मैं बेरोजगार हो गया। नवाए वक्त का अपना एक चैनल था वक्त टीवी, मैं वहाँ एक डिपार्टमेंट का हेड था। तो जब वो चैनल बंद हो गया वक्त टीवी, तो उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया। तो उसके बाद फुल टाइम मैं क्रिप्टो में दे रहा था। अब अगर आपने फुल टाइम क्रिप्टो को देना है तो दो चीजें आपने जहन में रखनी है। एक तो ये कि आपने क्रिप्टो को फुल टाइम अगर जितना स्टडी करेंगे तो उसका करेंगे क्या, उस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या। अगर तो आपने फुल टाइम इसको देना है, या जैसे मैं आप लोगों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के आपको एजुकेट करता हूं, तो इससे मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है यूट्यूब की तरफ से, या जो प्रमोशनल इनकम वगैरह होती है, तो इसको मैं एक तरह का बिजनेस लेके, और मैं सुबह 7 बजे, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे मेरी आंख खुल जाती है। तो उस वक्त छोटे मोटे घर के कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो करके उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ, तकरीबन 7-8 बजे बैठ जाता हूँ, और तकरीबन 1-2 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ। तो ये एक तरह की मैं जॉब कर रहा होता हूँ। एक्चुअली मैं कर सब कुछ अपने लिए रहा होता हूँ, लेकिन वो चीज़ें जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसका बदले में चूंकि मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो उसको मैं एक तरह की जॉब समझता हूँ। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो फिर आपको लाजमी फुल टाइम करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस तरह भी करना है तो एक दूसरी चीज आपने, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जब मेरी जॉब गई थी तो एवरी अदर पर्सन जो जॉब जॉब पे होता है, जब उसकी जॉब चले जाती है तो ना सिर्फ वो परेशान होता है बल्कि उसकी सारी फैमिली को एक टेंशन बन जाती है, खसूसन वो फर्द जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है, पेरेंट्स वगैरह होते हैं, दीगर फैमिली मेंबर्स होते हैं। उन सब वो सब परेशान होते हैं कि क्या होगा। मेरे साथ में भी स्टार्ट में ऐसा हुआ था। बावजूद इसके कि मुझे कोई मसला नहीं था, मेरे पास इतनी सेविंग थी कि मैं चलो अपना गुजारा मजारा कर सकता था। फिर अगर आपने इस तरह का कोई काम करना है तो आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि अगर इस दौरान अगर आप कोई सोशल मीडिया पे एजुकेशनल कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लर्न करके, जैसे मैंने किया है, तो आपके पास 5 माह 6 माह 1 साल 2 साल आपको कोई अखराजात की कोई परेशानी नहीं हो। अगर आपके पास है तो आप भी फुल टाइम क्रिप्टो में रह सकते हैं। कल मेरे से क्वेश्चन किया गया कि सर जब ईथ की स्टेकिंग 2 पे चला जाएगा तो उसकी स्टेकिंग कैसे की जाएगी। देखें, एक तो बाइनांस या इस तरह के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी ऑफर हैं। अगर आपने वहां नहीं करना तो डीफाई बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको इथीरियम स्टेक करने की ऑप्शन देते हैं। तीसरा यह है कि अगर आप खुद बराह रास्त इथीरियम में स्टेकिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम आपके पास 32 इथीरियम कोइंस होने चाहिए। अब चूंकि 32 को कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप ये जो प्लेटफॉर्म है, जो आपको जितने भी आपके पास इथेरियम है उनको आप स्टेक कर दें। आपने जितने इथेरियम स्टेक करने हैं वो उस वक्त तक अनस्टेक नहीं हो सकते जब तक इथेरियम 2.0 मेन नेट लॉन्च नहीं हो जाता। तो आपने केयरफुली करना है। इस हवाले से मैंने कल कुछ प्रेडिक्शंस की थी, मैं कुछ आप उस हवाले से वजाहत करना चाहता हूँ। 2-4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 1 तो ये
कि जब ये ईथ 2.0 शिफ्ट होना है तो जो इथेरियम लॉक्ड है, जो कि तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब बनता है, टोटल इथेरियम जितना इस वक्त मार्केट में है उसका 10% सप्लाई जो है वो इथेरियम 2.0 में स्टेक्ड है। तो जब ये मेन नेट लॉन्च होना है तो उन सारे इथेरियम ने अनलॉक भी होना है। तो ये भी मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म के लिए जब वो इथेरियम अनलॉक हो तो जिन लोगों ने लॉक किया हुआ है इथेरियम आज से भी साल 2 साल पहले का, तो उन्होंने तो बड़ी लोएस्ट प्राइस पे खरीदा होगा, तो मुमकिन है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर तो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो इथेरियम की प्राइस फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इथेरियम की प्राइस में थोड़ा सेल नजर आ सकता है। आपने उसमें पैनिक नहीं होना। जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताए थे डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से, वो डिमांड एंड सप्लाई जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इथेरियम की सप्लाई को कम और डिमांड को बढ़ेगी तो इथेरियम की प्राइस जो है फिर दोबारा रिस्टोर हो सकती है। इन दोनों फैक्टर्स को आपने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, मर्ज के बाद किसी ने मुझे कहा जी रेवेन्यू फीस सर कम नहीं होगी। मैं विटालिक बटरन की एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसने कहा कि इथेरियम को हम प्रूफ ऑफ स्टेक्स की तरफ इस वजह से लेके जाना चाहते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो उसके कार्बन फुटप्रिंट है, उसको हम मिनिमाइज करें। विटालिक बटरन की ये कतन सोच नहीं है कि सोलाना की तरह वो इथेरियम को भी इतना ज़्यादा स्पीडी कर दें कि नेटवर्क ही सारा जैम हो जाए। वो समझते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन को स्पीडी करते हैं तो उससे सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, नेटवर्क फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से इथेरियम अपनी स्पीड को भी बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं करने जा रहा। हाँ, मौजूदा स्पीड से शायद कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़े। इस वक्त मेरा ख्याल है हर 5 सेकंड, 5 से 10 से 15 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर अंदर इथेरियम की एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंफर्म हो जाती है। तो बड़ा भी स्पीड में फर्क पड़ा तो कोई मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप देखेंगे यार जैसे सोलाना की स्पीड बहुत हाई है या मार्केट में दीगर जो इथेरियम किलर प्रोजेक्ट हैं उनकी ईच से ज्यादा स्पीड है, तो इथेरियम की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा ट्रांजैक्शन फीस के बारे में भी, ये भी मैंने विटालिक बटरन को कहते हुए सुना, मैंने पढ़ा उसको कि उसने कहा कि हमने ट्रांजैक्शन फीस को भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज नहीं करना। ट्रांजैक्शन फीस भी उतनी रहेगी क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस कम करने का मतलब 51% अटैक है। तो ये दो चीजें आपने जो जहन में रखी हैं कि शायद इथेरियम 2.0 पे जाएगा तो शायद उससे स्पीड बढ़ जाएगी या उससे जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम हो जाएगी। ट्रांजैक्शन फीस का ताल्लुक बराह रास्त नेटवर्क के ऊपर लोड है। जितना ज्यादा नेटवर्क पे लोड होगा उतनी ज्यादा फीस होगी। तो जब प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा और जब शार्डिंग सिस्टम उसके ऊपर लॉन्च हो जाएगा तो ओबियसली नेटवर्क जो है वो उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। जब लोड कम हो जाएगा तो इथेरियम की फीस कम हो जाएगी, लेकिन इतनी कम नहीं हो जाएगी जैसे कि आपको दूसरे इथेरियम किलर पे नजर आती है। ठीक है, इसको भी आपने जेल में रखना है। अच्छा, बुल्स एंड बेरिश। अच्छा, कल कल मेरे से किसी ने पूछा कि सर ये बताएं कि साल में कौन से ऐसे महीने क्रिप्टो मार्केट बुलिश होती है और कौन से ऐसे महीने बेरिश होती है। देखें, मैं पिछले दिनों जब मैंने भी स्टार्ट में ये बात सुनी थी कि भाई फलां फलां महीने क्रिप्टो मार्केट को बाय करो, फलां फलां महीने पंप करेगी, वहां सेल कर दो। अभी अगर आप खुद जाके क्रिप्टो का हिस्टोरिकली मार्केट का जायजा ले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक महीने में बेटी क्रिप्टो मार्केट जो है वो मस्ट बुलिश हुई हो। शायद एक दो महीना साल का ऐसा सरप्राइज कोइंसिडेंस हादसाती तौर पे ऐसा हो, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है वो ज्यादातर, चूंकि उसका एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये महीने उसका फैक्टर नहीं है क्रिप्टो मार्केट को बेरिश और बुलिश करने का। अगर आपको पिछले साल कोई क्रिप्टो मार्केट जो है उस महीने में बुलिश और अगले साल भी उसी महीने में बुलिश या पिछले 2 सालों में रही है तो इस बात की गारंटी नहीं कि आइंदा साल भी, आइंदा 2-3 साल भी वही महीने क्रिप्टो मार्केट बुलिश रहेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसको एक फैक्टर के तौर पे आप ले सकते हैं कि शायद ऐसा हो, लेकिन इस चीज को आपने गारंटीड नहीं लेना। इसके अलावा मेरे से सवाल किया गया सर आल्ट सीजन कब स्टार्ट होगा। इस हवाले से मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। मेरी अप्रोच के मुताबिक जैसे ही बीटीसी अपना बुल रन स्टार्ट करेगा और उस बुल रन के बाद जब बीटीसी करेक्शन कर रहा होगा तो उस करेक्शन में जो बीटीसी इन्वेस्टर है जिन्होंने बीटीसी से पैसा निकालना फिर वो आल्ट कोइन में पैसा डाले होंगे। जब वो आल्ट कोइन में बीटीसी जब एक बार पंप करके डंप कर रहा होगा और उधर से फिर आहिस्ता आहिस्ता आल्ट कोइन की प्राइसेस पंप करना शुरू होगी तो उसको आप कह सकते हैं कि आल्ट कोइन का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसको आपने क्रिप्टो मार्केट को वॉच करते रहना है। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा सर टोकन की प्राइस अप और डाउन कैसे होती है। ये जब स्टार्ट में मुझे आज भी याद है, शायद 2016-17 की बात है, जब मैं क्रिप्टो मार्केट में एंट्री की तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन था यार XRP जो है वो टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी है। उस वक्त जब मैं ये सोच रहा था टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में शामिल होती है
और XRP की प्राइस जो है वो कुछ सेंट है, मतलब लेस देन $1 है। जबकि मार्केट की कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो कि टॉप 100 है, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो हजारों डॉलर है। तो मुझे उस वक्त ये सेंस नहीं, कोई क्रिप्टो करेंसी जो उसकी रैंकिंग है कि वो ग्लोबली कितने नंबर पे है, उसका ताल्लुक उसके पीछे मार्केट कैप कितना है उसके साथ है, और उसकी प्राइस और पंप और डंप का ताल्लुक उसकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। यानी जितनी ज्यादा सप्लाई मार्केट में होती है और डिमांड कम होती है, तो ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस उसकी कम होती है। इसी तरह अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस पंप हो जाती है। दूसरे लफ्जों में एक और फैक्टर ये है, इसको इस तरह समझे, फॉर एग्जांपल एक टोकन है जिसकी सप्लाई जो है वो 1000 सप्लाई है उसकी, जबकि उसका जो मार्केट कैप है वो भी $1000 है। यानी एक टोकन की प्राइस $1 होगी, क्योंकि जितनी सप्लाई है उतना मार्केट कैप है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि सप्लाई उतनी रहती है, टोकन 1000 ही रहता है, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से जो उसका मार्केट कैप है वो 1000 की बजाय $2000 हो जाता है, तो फिर एक टोकन की प्राइस $2 हो जाएगी। इसी तरह अगर वो 2000 की बजाय बढ़ के 5000 हो जाता है, तो फिर एक टोकन की प्राइस $5 होगी। तो अब ये इसको आपने डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी, मार्केट कैप और सप्लाई से आपने देखना कि कैसे प्राइसेस जो है वो डिसाइड होती हैं। और रही बात ग्लोबल रैंकिंग की, फिर ये जो $5000 है, मार्केट में दीगर क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप कितना है, उस मार्केट कैप की रैंकिंग होती है। जिसका मार्केट कैप जितना ज्यादा होता है वो उतना उसका रैंक अप होता है, जिसका मार्केट कैप जितना लो होता है उसका रैंक उतना डाउन होता है। अच्छा, बीएनबी के हवाले से मार्केट में कोई थोड़ी सी परेशानी है, जिन लोगों ने बीएनबी में इन्वेस्ट किया है, वो जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रिपोर्ट आई है कि बीएनबी जो है एसईसी के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। जो एसईसी जो है उसको इसको बीएनबी को भी देख रहा है कि जैसे एक्सआरपी ने 2017 में आईसीओ किया बकौल उनके, तो वो एक सिक्योरिटी है। इस तरह अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बीएनबी को भी सिक्योरिटी समझ रही है, लेकिन इसकी प्राइस इस वजह से डंप नहीं हुई है, या मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आइंदा भी ना हो। उसकी वजह यह है कि 95% जो इसकी सप्लाई है बीएनबी की, वो तो है ही टॉप 100 रिचेस्ट वॉलेट्स के पास है। तो जब तक वो डंप नहीं करेंगे, ये न्यूज जिस तरह की मर्जी आ जाए, उस वक्त तक इसकी बीएनबी की प्राइस जो है वो डंप नहीं होगी। और जब कभी कोई इसके बीएनबी के खिलाफ कोई खतरनाक खबर आनी है कि पता चलना है यार वाकईतन बीएनबी जो है उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो सिक्योरिटी डिक्लेयर करने वाला है, तो मैं आपको गारंटी करवाता हूं आपको पता भी नहीं चलना, क्योंकि ये जो टॉप 100 रिचेस्ट वॉलेट हैं, इनके पास बीएनबी के हवाले से न्यूज आप मेरे से, हम लोगों से, आम रिटेलर जिनके पास 5% बीएनबी की सप्लाई है, उन तक खबर पहुंचने से पहले पहले इनके पास पहुंचनी है। और जब तक आपके पास पहुंचनी है, उस वक्त उन टॉप रिचेस्ट वॉलेट में से किसी ने मार्केट को डंप कर देना है, तो आपको पता भी नहीं चलना। तो ये चीज है, लेकिन जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ भी तो मेरे दोस्तों भाइयों, हम लोगों को तो पता नहीं चल सकता है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। अच्छा, मेरे से यार किसी ने सॉरी ये भी पूछा कि मेरे पास केक टोकन है पैनकेक स्वैप के, उसको स्टेक कैसे करना है। तो आप पैनकेक स्वैप में जाएं, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में हैं तो आप पैनकेक स्वैप के मोबाइल पे, अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट यूज किया है तो मोबाइल पे अपना ट्रस्ट वॉलेट खोले, वहां नीचे डी एप्स लिखा होगा, डैप्स में जाएं, डैप्स में जाके पैनकेक स्वैप को खोलें। जब आप पैनकेक स्वैप को खोलेंगे तो नीचे बटन बना होगा अर्न का, अर्न के बटन में जाके आपने पूल्स पे जाना है। जब आप पूल पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेकिंग की, ये सबसे ऊपर केक की स्टेकिंग की ऑप्शन है। दो किस्म की ऑप्शन है, एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, एक है लॉक स्टेकिंग। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में अर्निंग जो है वो कम है, मेरा ख्याल है कोई 4-5% एपीआर है एनुअल। अगर आप लॉक स्टेकिंग करते हैं तो उस पे एपीआर ज्यादा है, मेरा ख्याल है अप टू 94% है। यानी अगर आप लॉक स्टेकिंग पे क्लिक करते हैं तो अगर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त जो मैंने वॉलेट कनेक्ट किया है उसमें 159 केक पड़े हुए हैं। अगर इनको मैं स्टे करता हूँ 52 वीक्स के लिए, तो जो मेरा एपीआर बनेगा 94% बनेगा, जिसको मैं ऐसे कंफर्म करता हूं। आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जो 52 वीक के लिए मैं इसको लॉक कर रहा हूं, ये 52 वीक के लिए इसको मैं दोबारा अनलॉक नहीं कर सकता। ये आपने जेहन में रखना है। लॉक स्टेकिंग का मतलब ये है कि जब आपने फंड्स को लॉक कर देना है तो उसको आप दोबारा अनलॉक नहीं कर सकते। जो फ्लेक्सिबल है उसमें यह है कि जब आपको केक टोकन सेल करने की जरूरत है, आप उसको अनलॉक करके अनस्टे कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।